विज इज मैग्निफिकेशन। अब रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन में फ़र्क क्या है? दोनों ही प्रॉपर्टीज़ है माइक्रोस्कोप के, ठीक है। अब चूंकि हम सेल स्टडी कर रहे हैं, सेल का चैप्टर है, तो सेल हम स्टडी ही माइक्रोस्कोप के ज़रिए करेंगे। सेल बहुत ही छोटा है, माइक्रो लेवल पर इसका साइज है सेल का, तो इसको स्टडी भी हम करेंगे माइक्रोस्कोप से, आंख से नहीं कर सकते। चाहे कितने भी आप पाड़ कर अपनी आंखें बड़ी कर लो, देख लो, सेल को आप देख माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं सकते। तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम करेंगे सेल को स्टडी, तो माइक्रोस्कोप को उसके लिए समझना पड़ेगा। तो उस टेक्निक्स को हम पहले समझेंगे जिस टेक्निक के ज़रिए हम सेल को स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले उसका माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम स्टडी कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप की ये दो प्रॉपर्टीज़ है, एक है रिजोल्यूशन, एक है मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन क्या चीज़ है? टू मेक अपेरेंट इमेज लार्जर। जिस चीज़ को माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो बैक्टीरियल सेल अंदर पड़ा हुआ, बैक्टीरियल सेल, उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख रहे हो, तो माइक्रोस्कोप जो आपको उस बैक्टीरियल सेल का इमेज इस लेंस में दे रहा है, ठीक है, उस इमेज के साइज को, अपेरेंट साइज मतलब जो दिख रहा है, जो हमको दिखता है, ज़ाहिरी बात है जब ये बड़ा कर रहा है, माइक्रोस्कोप जो बड़ा कर रहा है, तो वो इसके ज़ाहिरी साइज़ को, बैक्टीरिया के ज़ाहिरी साइज़ को, उसके इमेज को बड़ा कर रहा है। बैक्टीरिया को तो बड़ा नहीं कर रहा, मतलब माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप इतने से बैक्टीरिया से इतना नहीं बना सकते। बैक्टीरिया को बड़ा करके आप उससे बिल्ली नहीं बना सकते कि घूमो बैक्टीरिया से आप घूमो। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको देखेंगे स्कूल के ग्राउंड में बैक्टीरिया के घुमाओ, अमीबा को घुमाओ, माइक्रोस्कोप के ज़रिए बढ़ाओ और स्टूडेंट्स को कहो कि बालकनीज पर खड़े होकर देख लो। ऐसा नहीं होता, माइक्रोस्कोप उसको बड़ा करता नहीं है, उसका इमेज जो दिखता है उसको बड़ा दिखाता है। तो जो दिखता है उस दिखते को हम अपेरेंट इमेज कहते हैं, अपेरेंट साइज कहते हैं, ठीक है। तो जो इमेज हमको माइक्रोस्कोप में इस लेंस में दिख रहा है उस सेल का, उसको बड़ा दिखाना, बड़ा करके उस साइज को दिखाना, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, और यही माइक्रोस्कोप करता है। छोटी सी चीज़ आप माइक्रोस्कोप के अंदर डाल दो, उस छोटी सी चीज़ की तस्वीर जो माइक्रोस्कोप के इस लेंस में बन रहा है, उस लेंस में इसके इस तस्वीर को बड़ा दिखाना, माइक्रोस्कोप यही करता है, इसको बड़ा करके आपको दिखाता है, तभी इसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो इसको बड़ा करके दिखाना, माइक्रोस्कोप के इस खासियत को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी यही करता है। 2.5 लाख 2,50,000 टाइम्स एक चीज़ को बड़ा करके, उसके तस्वीर को बड़ा करके आपको स्क्रीन पर दिखाता है। जो चीज़ स्लाइड में रखकर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रख देते हो, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसका पिक्चर, उसका तस्वीर निकालकर आपके स्क्रीन पर ले आता है। तो स्क्रीन पर जो तस्वीर वो ले आता है, उस तस्वीर को वो 2,50,000 टाइम्स बड़ा कर देता है। तो इसकी ये सलाहियत, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ये जुर्रत, ये काबिलियत, ये सलाहियत, ये कैपेसिटी, जो इस तस्वीर को 2,50,000 टाइम्स बड़ा कर रहा है, इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन मुख्तलिफ माइक्रोस्कोप की मुख्तलिफ हद तक है। एक आम माइक्रोस्कोप जो पहले माइक्रोस्कोप बनाया गया था, जो कि एंटरमैन लीवनहुक ने बनाया था, उसके मैग्निफिकेशन का पावर 300x था, 300x। ये हम टाइम्स में x के ज़रिए दिखाते हैं। 300x का मतलब ये 300 गुना किसी चीज़ को अपने ओरिजिनल मकदार से बड़ा करके दिखा सकता है, उसके अपेरेंट इमेज को। तो पहले लीवनहुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था, वो हिस्ट्री पढ़ चुके हो आप 9th में, 300x उसकी मैग्निफिकेशन पावर थी। जो आम माइक्रोस्कोप आपके लेबॉर्ट्री के अंदर होता है, लाइट माइक्रोस्कोप, उसकी मैग्निफिकेशन पावर 1500x होती है। 1500 गुना वो किसी चीज़ के इमेज को बड़ा करके दिखा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का तो मैंने बता दिया कि 2,50,000x, 2 लाख तकरीबन 2.5 लाख, 2.5 लाख किसी चीज़ को बड़ा करके दिखा सकता है। ये उसकी मैग्निफिकेशन पावर है, इसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। रिजोल्यूशन किसको कहते हैं? टू मेक या टू डिस्टिंग्विश, हम लिख देंगे टू डिस्टिंग्विश
between two separate objects. टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश करना, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो टू मेक डिस्टिंक्ट, जुदा दिखाना। ठीक है, दो चीज़ें हैं वो जुदा हैं लेकिन आपको जुदा नहीं दिख रही क्योंकि साइज में बहुत छोटी है। होता है ना ऐसा। एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट में आपको दिखा देता हूँ। ये लाइन है, इसको यहाँ से मैं काट लेता हूँ, यहाँ से काट लेता हूँ, यहाँ से काट लेता हूँ। यहाँ पर मैंने गैप्स पैदा कर ली है लेकिन ये गैप्स इतनी छोटी है कि अगर आप तकरीबन 20 मीटर दूर जाकर इस लाइन को देखोगे तो ये आपको सीधी लाइन दिखाई देगी। इसमें ये जो छोटे गैप्स में बना चुका हूँ ये गैप्स आप नहीं देख सकोगे। हालांकि इसमें गैप्स है, मतलब ये एक लाइन है, यहाँ पर दूसरी लाइन है, ये सेपरेट लाइंस है, एक और दो सेपरेट लाइंस है, लेकिन बीच में गैप इतना छोटा है कि आपको सेपरेट नहीं दिखेगी। तो इस गैप को दिखाने के लिए सेम यही चीज़ छोटे लेवल पर भी होता है। छोटे लेवल पर भी चीज़ें अलग होती है लेकिन उनके दरमियान गैप इतना छोटा होता है कि वो अलग चीज़ें हमको एक नज़र आती हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, उन्हीं अलग चीज़ों के दरमियान जो गैप है उसी गैप को हमको दिखाता है, वही गैप हमको दिखाता है। तो माइक्रोस्कोप की ये सलाहियत कि जो दो चीज़ें हैं जो एक दूसरे से जुदा है, सेपरेट है, उसके दरमियान जो गैप है वो हमको दिखाए, इस प्रॉपर्टी को माइक्रोस्कोप के इस खासियत को हम कहते हैं रिजोल्यूशन। बात समझ में आ रही है? तो मान लो ये लाइन जो है इसके बीच जो गैप्स है ये हमको नहीं दिख रही, लेकिन माइक्रोस्कोप के जरिए अगर हम देखें तो इसके दरमियान जो गैप्स है ये हमको दिख जाएंगी। तो ये चीज़ें हमको सेपरेट जुदा जुदा नज़र आ जाएंगी। तो माइक्रोस्कोप की ये सलाहियत, ये काबिलियत, जो जुदा चीज़ें हैं जो हमको जुदा नहीं दिख रही थी इसने हमको जुदा दिखा दिया। इसके बीच जो गैप था वो हमको दिखा दिया। इसके इस सलाहियत को हम कहते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है, अच्छा टेक्निक नंबर 1। टेक्निक नंबर 2 है यहाँ पर स्टैनिंग। स्टैनिंग किस चीज़ को हम कहते हैं? टू गिव कलर। स्टैन किसे हम कहते हैं? स्टैन मतलब दाग। दाग मतलब कोई भी दाग लग जाए, कोई कलर, हमारे सफ़ेद कपड़ों को अगर कोई कलर लग जाए तो हम क्या कहते हैं? इस पर दाग लगा हुआ है, तो कलर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सेल्स के जो पार्ट होते हैं, सेल्स ऑर्गेनेल्स, मान लो जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो ऑर्गेनेल्स 90% वाटर की मौजूदगी की वजह से ये शफाफ होते हैं, ट्रांसपेरेंट। सेल के अंदर ज़्यादातर ऑर्गेनेल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, शफाफ होते हैं। अब कोई चीज़ शफाफ है, शफाफ ट्रांसपेरेंट का मतलब जिससे लाइट आर पार जा सकती है, तो उसको हम आसानी से देख नहीं सकते, उसका मुशाहिदा हम आसानी से नहीं कर सकते। मान लो एक एयरपोर्ट के अंदर आप चले गए, बहुत से वीडियोज़ आप देख भी चुके होंगे जिसमें शीशे को इतना साफ कर दिया गया है कि जो बंदा सीधा जा रहा है अचानक उसके साथ टक्कर ले लेता है। बाद में उसको समझ आ जाता है यहाँ पर शीशा लगा हुआ है। अब उसको शीशा क्यों नज़र नहीं आया? क्योंकि शीशा शफाफ था, ट्रांसपेरेंट था, नज़र उसको नहीं आया। अगर काला शीशा यहाँ पर लगा हुआ था, जर्द था, रेड था, कोई भी कलर का शीशा था, तो दूर से देख लेता कि यहाँ पर शीशा है, जाकर आहिस्ता से खड़ा हो जाता, दरवाज़ा खोल देता, शीशा हटा देता, फिर चला जाता। लेकिन टक्कर जो मार रहा है वो ट्रांसपेरेंट शीशा था तो देख वो नहीं सकता था। तो ट्रांसपेरेंट जो शफाफ चीज़ होती है उसका मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन हम आसानी से नहीं कर सकते। इसलिए सेल्स के ऑर्गेनेल्स, सेल्स की स्टडी के लिए इसके मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स जो कि ट्रांसपेरेंट है इसको कलर देना पड़ता है ताकि ये हमको आसानी से वाज़ेह दिख सके। तो ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस के ज़रिए हम इन शफाफ ऑर्गेनेल्स को, शफाफ चीज़ों को कलर देते हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है, शफाफ है, ट्रांसपेरेंट है, उसको हम कलर देते हैं ताकि इसको हम आसानी से स्टडी कर सके। इस प्रोसेस को, कलर देने के इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैनिंग। ठीक है, अब जो कलर हम दे रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स को दे रहे हैं, तो सेल ऑर्गेनेल्स, जाहिरी बात है सेल लिविंग ऑर्गेनेल है। कलर अगर आप दोगे और वो कलर टॉक्सिक हो, जहरीला हो, तो सेल मर जाएगा। सेल के ऑर्गेनेल्स भी मर जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर भी, उसके अंदर जो प्रोटीन्स भी है सब डीनेचर हो जाएगा, उसका शक्ल भी बिगड़ जाएगा, वो फंक्शन भी नहीं करेगा। तो जो ओरिजिनल था उसको आप स्टडी नहीं कर पाओगे। ओरिजिनल स्टेट में स्टडी करना है आपको तो आपको सेल भी जिंदा रखना पड़ेगा,
उसके प्रोटीन्स को, इसके ऑर्गेनेल्स को डीनेचर, डी-शेप नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए जो स्टेन अब आप दोगे, जो कलर दोगे, वो आप वो कलर दोगे जो कलर जहरीला नहीं है, जो टॉक्सिक इफेक्ट, गलत असरात सेल के ऊपर नहीं छोड़ सकता, वो कलर दोगे। बात समझ में आ रही है ना? तो जो कलर नॉन टॉक्सिक है, जो जहरीले नहीं है, जो सेल को कुछ कहता नहीं है, आसानी के साथ जाकर सिर्फ सेल को रंग देता है, सेल का कुछ नहीं बिगाड़ता, ऐसे कलर को हम कहते हैं वाइटल स्टेन्स। इसको हम क्या कहते हैं? वाइटल स्टेन्स। याद रखना, ठीक है? वाइटल स्टेन। तो सेल्स को हम वाइटल स्टेन्स देते हैं ताकि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है वो मर ना जाए, वो डीनेचर ना हो जाए, उसका शक्ल ना बिगड़ जाए, उसको हम ओरिजिनल स्टेट में स्टडी करें। अच्छा, अब स्टडी कर लिया। अब जब स्टडी कर लिया तो उसके ऊपर जो रंग चढ़ाया था, उस रंग को अब आप हटाना चाहते हो, ठीक है? सेल को अपने ओरिजिनल स्टेट में, इस ट्रांसपेरेंट स्टेट में वापस लाना चाहते हो। तो इस वाइटल स्टेन को रिमूव करने के लिए, इसको हटाने के लिए और किस्म के स्टेन्स यूज होते हैं, और जो स्टेन्स इसको हटाने के लिए यूज होते हैं उनको हम कहते हैं काउंटर स्टेन्स। आपके किताब के अंदर वाइटल स्टेन्स और काउंटर स्टेन दोनों का चार्ट दिया गया है। अब एक एक स्टेन को देख लेना कि फंजाई के लिए कौन सा स्टेन यूज होता है, बैक्टीरियल सेल के लिए कौन सा स्टेन यूज होता है, फंजाई के हाइपे के लिए, माइसीलियम के लिए कौन कौन से स्टेन्स यूज होते हैं, वो वहाँ पर दिए गए हैं। तो वाइटल स्टेन्स और काउंटर स्टेन समझ में आ गया, ठीक है? इसके बाद फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, देखो सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ पर दिखा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल मतलब कर रहा है। दो किस्म के फोर्सेस है, फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद है? शाबाश। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मिसाल बहुत से आप पढ़ चुके हो। एक पत्थर को रस्सी के साथ बांध दिया बच्चों की तरह और घुमा रहे हो। ये जो घुमा रहे हो, रस्सी के साथ पत्थर को घुमा रहे हो, तो यहां पर दो फोर्सेस अमल कर रहे हैं। एक आपके हाथ का फोर्स है जो कि रस्सी के जरिए स्टोन को पकड़ा हुआ है, पत्थर को पकड़ा हुआ है, और पत्थर को मजबूर कर रहा है कि तुम इस दायरे के अंदर घूमो। ये आपका हाथ ये फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। तो जो पत्थर को मजबूर कर रहा है कि तुम दायरे में घूमो, दायरे से नहीं निकलोगे, वो फोर्स सेंटर से अप्लाई हो रहा है आपके हाथ से। उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन अगर आप ये सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म कर दो, मतलब उस पत्थर को अगर आप छोड़ दो, तो पत्थर क्या करेगा? वो फिर भी दायरे में घूमेगा कि नहीं, चलो सर कह रहे हैं कि दायरे में घूमो तो मैं दायरे में घूमूंगा। वो क्या करेगा? चला जाएगा, निकल जाएगा। जैसे ही आप छोड़ोगे वो दायरे से निकलकर दूर कहीं जाकर गिर जाएगा। इसका मतलब इस पत्थर पर एक और भी फोर्स अमल कर रहा था जो इसको इस दायरे से निकालना चाहता था। तो जो फोर्स किसी घूमते हुए चीज को, जो कि दायरे में घूम रहा है, उसको दायरे से निकालने की कोशिश करता है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो जो भी चीज दायरे में घूम रही है उस पर दो फोर्सेस अमल कर रहे हैं। एक इसको दायरे में घूमने पर मजबूर कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। एक इसको दायरे से निकलने पर मजबूर कर रहा है, दायरे से निकलने पर मजबूर कर रहा है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक? अब देखो, गौर से देखो, ये है वो मशीन जब आप कपड़े गंदे करके घर भेज देते हो तो आपके माँ बाप उसको धोते हैं, ठीक है? माँ बाप नहीं, सिर्फ माँ धोती है। अब जब वो कपड़े धोते हैं तो मशीन में जब हम कपड़े धोए तो मशीन के साथ एक ड्रायर भी लगा हुआ होता है, जिसके ज़रिए हम कपड़ों को वापस खुश्क कर देते हैं। तो उस ड्रायर को अगर आपने कभी रोटी को छोड़कर उसको भी गौर से देखा हो तो आपको नज़र आ जाएगा कि उसमें छोटे छोटे से सुराख होते हैं। अब जब कपड़े आप इसमें डाल देते हो तो कपड़े होते हैं गीले, उसमें होता है वाटर। बटन दबाकर ये मशीन तेज़ी से घूमने लगता है, घूमता है, शाबाश, घूमता है। अब जब ये तेज़ी से घूमता है तो इस कपड़े के अंदर, और ये कपड़ा खुद भी,
इस कपड़े के अंदर जो वाटर है, पानी है, और ये कपड़ा, इन दोनों पर घूमने की वजह से जो भी चीज़ घूम रही है उस पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, तो उनमें से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को अप्लाई करना जो है वो इन दीवारों का काम है, ठीक है, और अपनी ग्रेविटी और मास की वजह से, अपनी वेट की वजह से इन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जब भी ये मशीन घूमेगा तो ये कपड़े कोशिश करेंगे और इसके अंदर जो पानी है वो भी कोशिश करेंगे कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इस्तेमाल करके हम यहाँ से निकल जाए, ठीक। अब जब ये निकलने की कोशिश करता है तो कपड़ा चूंकि बड़ा है, इन सुराखों के जरिए निकल नहीं सकता, तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स हावी हो जाता है, तो ये निकल नहीं सकता। जो वाटर है, जो पानी है इसके अंदर है, वो इन सुराखों के जरिए बाहर निकल सकता है। जब बाहर निकल सकता है तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल पर हावी हो जाता है, तो कपड़ा यहाँ पर रह जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पानी निकल जाता है, तो कपड़ा खुश्क हो जाता है। सेम यही चीज़, सेम यही मशीन हम सिल के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। उसमें भी ऐसे सुराख होते हैं, ठीक है। सिल को ग्रिंड करके टिशू, किसी टिशू को हमने उठा लिया, टिशू सिल से बना हुआ होता है, उस सिल्स को, उस टिश्यूज़ को हम अच्छी खासी मकदार में ग्रिंड कर लेते हैं। जब ग्रिंड कर लेते हैं, छोटे छोटे ज़र्रात में तकसीम कर लेते हैं, वही ग्रिंडेड मिक्सचर को हम इस सेंट्रीफ्यूज में डाल देते हैं, ठीक है। अब टिशू का वो ग्रिंडेड मिक्सचर यहाँ पर आ गया। अब सेंट्रीफ्यूज का बटन दबाकर हम इसको घुमाने देते हैं बिजली के ज़रिए। जब ये घूमता है तो घूमने के दौरान मुख्तलिफ स्पीड पर मुख्तलिफ आर्गेनिल्स इससे बाहर निकलते हैं। जो भारी वाले आर्गेनिल्स होते हैं, जिसका मास ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा होता है, भारी आर्गेनिल्स है, तो वो स्लो स्पीड के ज़रिए भी बाहर निकल जाता है, क्योंकि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होता है। तो स्लो स्पीड पर जो भारी आर्गेनिल्स है वो निकल जाते हैं। मान लो इसका स्पीड स्लो है, पहले स्लो स्पीड पर मैं इसको घुमा देता हूँ, तो न्यूक्लियस सबसे भारी है, सबसे पहले न्यूक्लियस बाहर निकलेगा, बाकी सारे आर्गेनिल्स अंदर रह जाएंगे। न्यूक्लियस जितने भी इसके अंदर न्यूक्लियस है, सिर्फ न्यूक्लियस निकलेंगे, तो न्यूक्लियस को एक पार्ट में जमा करके मैं अलग कर दूंगा। फिर उसके बाद इसका स्पीड मैं हाई करता जाऊंगा, जिस आर्गेनिल का जितना मास, जितना वेट है, उसके मुताबिक उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा, और एक खास स्पीड पर खास आर्गेनिल्स बाहर निकलेंगे वन बाय वन, और उनको जमा करके अलग अलग पार्ट्स में मैं जुदा कर दूंगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, जिस प्रोसेस के ज़रिए हम मुख्तलिफ आर्गेनिल्स सिल के ज़रिए एक दूसरे से जुदा कर लेते हैं ताकि इनको स्टडी आसानी से किया जाए। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। कुछ पल्ले बात पड़ रही है या नहीं? Tissue culture. This is to grow a cell or tissue separate from the body. किसी बॉडी से, लिविंग बॉडी से हमने सेल को या टिश्यू को जुदा कर लिया। वही एक सेल, वही एक टिश्यू को जो हम जुदा कर चुके हैं, बॉडी से जुदा होकर इसको हम वापस बड़ा करके उसी बॉडी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। देखो किस तरह से होता है। जो सामान इसके लिए चाहिए वो सामान का लिस्ट आपकी किताब के अंदर मौजूद है, ठीक है। जो प्रोसीजर है वो मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से ये टिश्यू कल्चर होता है। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ एग्स प्लांट। एग्स प्लांट की सिलेक्शन है नंबर 1। अब एग्स प्लांट क्या चीज़ है? जो टुकड़ा आप, जो टिश्यू या जो सेल किसी मुकम्मल प्लांट से आप जुदा कर देते हो, जो टुकड़ा जुदा कर देते हो, उस टुकड़े को हम एग्स प्लांट कहते हैं। मान के चलो ये नींबू का पौधा यहाँ पर खड़ा हुआ है, लेमन प्लांट खड़ा हुआ है। इस लेमन प्लांट के तन्ने से या लीफ से या कहीं से भी मैं सेल या टिश्यू को जुदा करके निकाल लेता हूँ। तो जो टिश्यू, सेल या किसी हिस्से को मैंने जुदा कर दिया, निकाल लिया, उसको मैं कहूँगा एग्स प्लांट, ठीक है। अब इस एग्स प्लांट को
हम स्टीरलाइज कर देंगे, स्टीरलाइज प्रॉपरली द एग्स प्लांट। जो एग्स प्लांट है इसको हम अच्छी तरह से साफ कर देंगे, जरासीमों से पाक कर देंगे, स्टीरलाइज कर देंगे। मुख्तलिफ तरीक़ों से हम कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जरासीम वगैरह से पाक हो जाए। अच्छा, जब पाक हो जाए तो कीप इट इन इट्स प्रॉपर मीडियम। अब कुछ मीडियम आते हैं लिक्विड स्टेट में, ज़्यादातर लिक्विड स्टेट में होते हैं मीडियम आते हैं, शोरबा आता है, और वो मीडियम के अंदर हम इस एग्स प्लांट को रख देंगे। अब ये डिपेंड करता है कि मीडियम किस चीज़ से बना हुआ होगा, वो लिक्विड किस चीज़ से बना हुआ होगा जो इस एग्स प्लांट को नरिश कर सकता है, इसको ग़िज़ा दे सकता है। अब ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ प्लांट के मुख्तलिफ स्पीशीज़ पर। हर एक स्पीशी के लिए उसके ज़रूरियात के मुताबिक अपना अपना मीडियम होता है। तो जो स्पीशी आप यूज़ कर रहे हो उसके मुताबिक उसका मीडियम यूज़ होगा, ठीक है, जो उसकी ज़रूरियात को, उसके ग़िज़ाइयत को, उसके डेफिशिएंसीज़ को पूरा कर सकता है, उसके खुराक को प्रॉपर रख सकता है। तो उस मीडियम को उठाकर हम इस एग्स प्लांट को, जिसको हम साफ़ कर चुके हैं, उस मीडियम में रख देंगे। देखो यहाँ पर तस्वीरों में दिखा देता हूँ। ये हुआ वो प्लांट, मान के चलो, इससे हमने ये हिस्सा जुदा कर दिया, सिलेक्शन ऑफ द एग्स प्लांट। इसको हमने यहाँ पर स्टेरलाइज कर दिया, साफ़ कर दिया मुख्तलिफ तरीक़ों से, ठीक है। इस चीज़ को फिर हमने एक मीडियम के अंदर रख दिया जो मीडियम इसके लिए प्रॉपर मीडियम था, इस एग्स प्लांट को। अब होगा क्या, दिस एग्स प्लांट विल डिवाइड। अब चूंकि इनको सुइटेबल कंडीशंस मीडियम के अंदर मौजू कंडीशंस प्रोवाइडेड है, तो ये एग्स प्लांट डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होते होते ये एक मास बनाएगा, सेल्स का एक मास, जिसको हम सेलस कहेंगे। ये अब इस तरह से नहीं, इस तरह से हो जाएगा, डिवाइड हो के बड़ा हो जाएगा ये एग्स प्लांट, ठीक है। तो एग्स प्लांट इस मीडियम के अंदर डिवाइड हो के जो बड़ा हो गया है, तो ये जो बड़ा बन गया है इसको हम कहते हैं सेलस। अब सेल्स के अंदर हार्मोन्स पैदा हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? हार्मोन्स पैदा हो जाएंगे। इस सेल्स के अंदर ऑक्सिन भी पैदा हो जाएगा, इस सेल्स के अंदर साइटोकिनिन्स भी पैदा हो जाएंगे। अब ये कहाँ से आ रहे हैं? ये वो हार्मोन है जो कि इस सेल्स, इस एग्स प्लांट के डीएनए के अंदर इनकोडेड थे कि हम ये हार्मोन बनाएंगे अगर हमको अच्छी ग़िज़ा मिल गई, और वही अच्छी ग़िज़ा हम इसको दे चुके हैं। तो डीएनए के इंफॉर्मेशन के ज़रिए इन्होंने ये दो हार्मोन बना दिए, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन जो है वो रूट को जन्म देता है, जो स्टेम सेल्स है उसको डिफ्रेंशिएट करके रूट बना देता है, और साइटोकाइनिन स्टेम सेल को डिफ्रेंशिएट करके शूट या स्टेम को बना लेता है। ठीक है, तो इस तरह इन दो हार्मोन्स के ज़रिए इस सेल से रूट भी निकल जाता है और इससे शूट भी निकल जाता है। तो इसका मतलब वही छोटा पौधा वापस से बन गया। जिस पौधे से हम एक प्लांट ले चुके हैं वही छोटा पौधा वापस से बन गया, वापस से वजूद में आ गया। तो हमने एक सेल से या एक टिश्यू से पूरा वजूद बनकर दिखाया है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। बात समझ में आ रही है? कुछ एनिमल्स के अंदर भी अब हो सकता है, कुछ टेक्नोलॉजी हाई लेवल पर जा चुकी है, उस पर इंशाल्लाह हम बात कर लेंगे अगर कहीं वक्त मिला। आमतौर पर ये पौधों में पॉसिबल है, एनिमल्स में पॉसिबल नहीं है। ठीक।